exchange rate and its economic effects part 2 unit 4 chapter 4 unit 4 chapter 4 इसके अंदर में एक्सचेंज रेट, चेंजेस इन एक्सचेंज रेट एंड इट्स इकोनॉमिक इफेक्ट्स. देखो अभी अपने को नॉमिनल एक्सचेंज रेट वर्सेस रियल एक्सचेंज रेट ये पढ़ना था. इसके पहले अपन फटाफट ये देख लेते कि हमने अभी तक क्या क्या कवर किया. एक्सचेंज रेट यानी क्या, पहले तो व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज देन व्हाट इज एक्सचेंज रेट. ठीक है, एक करेंसी को खरीदने के लिए दूसरी करेंसी के कितने यूनिट्स देना पड़ता, दैट इज कॉल्ड एज एक्सचेंज रेट. फिर एक डायरेक्ट कोट रहता, एक इनडायरेक्ट कोट रहता. जब $1 के लिए मेरे को कितनी इंडियन लोकल करेंसी देनी है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट कोट, और एक लोकल करेंसी के लिए कितने फॉरेन करेंसी देनी पड़ेगी, इसको इनडायरेक्ट कोट बोलते हैं. ठीक है ना. फिर उसके बाद में बेस करेंसी और काउंटर करेंसी हो गई. जिसको खरीदते वो बेस और जिससे खरीदते वो प्राइस करेंसी. अगर $1 खरीदने के लिए 70 रुपीज लगते हैं तो $1 होगी बेस करेंसी, डॉलर इज अ बेस करेंसी और रुपीज इज अ इंडियन करेंसी. क्रॉस रेट, जब एक कोई कंट्री का करेंसी ये अगर बेस है यानी कॉमन है अगर दो पेयर ऑफ कंट्रीज के अंदर में यानी इंडिया और यूएस, तो इसमें रुपीज और डॉलर का जो रेट है, और यूएस एंड जापान, इसमें यूएस का डॉलर और जापान के येन के बीच में का जो रेट है, तो इस पर से अपन इंडियन रुपी और जापानीज येन का एक्सचेंज रेट निकाल सकते हैं, उसको क्रॉस रेट बोलते हैं. बाइंग रेट, सेलिंग रेट, यूनिक रेट, जिसके अंदर जो करेंसी का बाइंग एंड सेलिंग रेट दोनों सेम रहता, बहुत रेयर रहता, लेकिन उसको यूनिफाइड और यूनिक रेट बोलते हैं. एक्सचेंज रेट रिजीम, एक रहती फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम. कोई गवर्नमेंट फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम वापरती है, यानी खुद इंटरफियर नहीं करती सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट, बट द लेट द मार्केट डिसाइड द डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी. डिमांड क्यों, कोई जो भी हम वहां से गुड्स खरीदते होंगे तो हम फॉरेन करेंसी को डिमांड करते होंगे, तो डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, वो लोग जो अपने यहां से खरीदते हैं, हम जो एक्सपोर्ट करते हैं उससे जो सप्लाई होता है, ये डिमांड एंड सप्लाई से क्या डिटरमाइन होता, द वैल्यू ऑफ द लोकल करेंसी इन फॉरेन मार्केट इज एसर्टेन्ड विथ रिस्पेक्ट टू द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी. तो ये जो रहेगा उसके हिसाब से जो डिटर्मिनेशन होते रहता, दिस इज कॉल्ड एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम. फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम के अंदर में गवर्नमेंट को इंटरफियर नहीं करना पड़ता, ना ही उनको बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करना पड़ता. वेयर एज इन केस ऑफ फिक्स रेट रिजीम, फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम, दिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेग्ड एक्सचेंज रेट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक ये डिसाइड करती कि हमारे करेंसी की वैल्यू क्या रहेंगी इंटरनेशनल मार्केट में, और वो करेंसी का रेट एक फिक्स कर दिया कि ₹65 पर डॉलर, $1 में ₹65 हमारा रेट हो गया. फिर वो मेंटेन करने के लिए भले इनको दुनिया भर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करो, दुनिया भर की मॉनेटरी पॉलिसीज को उसके हिसाब से एडजस्ट करो, ये सब करना पड़ेगा, बट उसके अंदर में स्टेबिलिटी आ गई. इंटरनेशनल के ट्रेड के अंदर में हमारा जो फिक्स रेट है उसके कारण थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बाहर के इन्वेस्टर्स का बढ़ जाता. और लेफ्ट विद द कौन सा रेट था, वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम के अंदर में इट इज डिपेंड ऑन द मार्केट, सो हरदम वो स्टेबलाइज नहीं रहता, हरदम वोलेटाइल रहता. एनीवेज एक इंटरमीडिएट एक्सचेंज रेट रिजीम हमने देखी थी जो इंडिया में जनरली फॉलो करते, जिसके अंदर में सॉफ्ट पेग और हार्ड पेग डिसाइड किया जाता. हार्ड पेग इज लाइक अ फिक्स रेट रिजीम और सॉफ्ट पेग ऐसा है कि जब जरूरत पड़ेगी वैसा अपन मार्केट के भरोसे छोड़ देंगे, और अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफियर करके उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करती. ये हो गया था सब अपना. नाउ वी आर शिफ्टिंग टू द नॉर्मल वर्सेस रियल एक्सचेंज रेट. सो पिछले लेक्चर में तो कितना सारा लग रहा था, अभी आपने छोटे से में से लग रहा पूरा कवर कर लिया. यस आई नो इट. नाउ नॉमिनल एक्सचेंज रेट वर्सेस रियल एक्सचेंज रेट. ठीक है, तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट अभी तक के अपन ने जो देखा था नॉमिनल एक्सचेंज रेट कि एक कंट्री की करेंसी खरीदने के लिए दूसरी. नॉमिनल एक्सचेंज रेट स्टेट्स हाउ मच ऑफ वन करेंसी कैन बी ट्रेडेड फॉर अ यूनिट ऑफ अनदर करेंसी व्हेन प्राइसेस आर कांस्टेंट. दूसरे कंट्री की करेंसी खरीदने के लिए अपने कितने देने हैं, वो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है जो अभी अपन ने देखा. उसको मैं बोल सकता है NER, नॉमिनल एक्सचेंज रेट. ठीक है ना. अब क्या आया, व्हेन प्राइसेस आर कांस्टेंट की बात चल रही थी. अब क्या बोल रहे हैं वो, व्हेन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस चेंज इन आइदर ऑफ बोथ द कंट्रीज. हमारे यहाँ के गुड्स की प्राइसेस चेंज हो रही, वहां के भी गुड्स की प्राइसेस चेंज हो रही, तो इन दैट केस नॉमिनल एक्सचेंज रेट विल नॉट बी बेटर वन. यानी कल जो रेट था और आज जो रेट है, अपने को ये देखना पड़ता कि कितना. देखो, इट वुड बी डिफिकल्ट टू नो द चेंज इन रिलेटिव प्राइसेस ऑफ फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज. मेरे यहाँ पे वो गुड्स कितने में मिलता है, वहां पे वो गुड कितने में मिल रहा, फिर हमारे एक्सचेंज रेट का उसके साथ में एडजस्टमेंट करना पड़ता. वापस, व्हेन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज चेंज इन आइदर ऑफ द बोथ द कंट्रीज, इट वुड बी डिफिकल्ट टू नो द चेंज इन रिलेटिव प्राइसेस ऑफ फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज. देयरफॉर रियल एक्सचेंज रेट विच इनकॉर्पोरेट चेंजेस इन प्राइसेस इज अ बेटर मेजर. तो दोनों कंट्री के जो
हमारे दोनों के एक्सचेंज रेट में तो फर्क है ही, और ऊपर से गुड्स, अगर मेरे यहाँ का टीवी और वहाँ के टीवी के अंदर में अगर फर्क देखेंगे तो प्रोडक्ट के रेट्स में भी फर्क है। फिर वो रियल एक्सचेंज, जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है उससे बढ़ के रियल एक्सचेंज रेट आ जाता है, जिसके अंदर हम डील करते हैं कि एक कंट्री के करेंसी खरीदने के लिए हमारी करेंसी कितनी देनी पड़ती, ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट हो गया। और एक कंट्री के गुड्स खरीदने के लिए वहाँ के करेंसी के लिए हमारे करेंसी की कितनी नोट देनी पड़ेगी, हमारे गुड्स कितने सेक्रीफाई करने पड़ेंगे, यानी थोड़ा सा सेक्रीफाई वाला मैटर आ गया कि वहाँ का एक गुड्स खरीदने के लिए हमारे यहाँ के गुड्स कितने लग रहे, ऐसा जब कंपैरिजन आता देन समथिंग रियल एक्सचेंज रेट आता। चलो ठीक है, मैं आपको एक बार इंग्लिश में समझा देता, फिर आपको इजी जाएगा। द रियल एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच पर्सन कैन ट्रेड द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वन कंट्री फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अनदर कंट्री। कहाँ पे कहाँ फर्क पड़ा? नॉमिनल एक्सचेंज रेट, हाउ मच वन करेंसी ऑफ वन कंट्री कैन बी ट्रेडेड फॉर यूनिट ऑफ अनदर करेंसी। हमारे देश की एक करेंसी दूसरे देश के करेंसी के लिए कितनी देनी पड़ती, ये होगा नॉमिनल एक्सचेंज रेट। और यहाँ पे करेंसी का बात ही खत्म कर दिया, यहाँ पे कहाँ पे बात आ गई, यूनिट्स ऑफ गुड्स। द रियल एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच अ पर्सन कैन ट्रेड द गुड्स एंड सर्विस ऑफ वन कंट्री फॉर द गुड्स एंड सर्विस ऑफ अनदर कंट्री। अब मैं क्या करूंगा, इसमें नॉमिनल एक्सचेंज रेट के साथ में गुड्स की प्राइसेस को भी डील कर दूंगा। The real exchange rate describes how many of goods or service in one country can be traded for one of that goods or service in foreign country। थोड़ा बहुत बार्टर सिस्टम जैसा लग रहा है अपने को कि वहां के गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए मेरे कितने गुड्स एंड सर्विसेज देना पड़ेगा इन मॉनेटरी टर्म्स, उसकी बात चल रही। सो रियल एक्सचेंज रेट डिस्क्राइब्स हाउ मेनी ऑफ गुड्स और सर्विस। मेरा क्या बोलना है, ये सब चीज़ें नहीं आई तो चलता, ये सब चीज़ें नहीं आई तो चलता, ये भी नहीं चलता, बस इतना बोल दिया आपने, कितना ये बीच में की लाइन। द रियल exchange rate which incorporates changes in prices is a better measure than NER यानी nominal exchange rate who incorporates the changes in prices। what is real exchange rate? मेरे काम की लाइन है, the real exchange rate is the rate at which a person can trade the goods and service of one country for the goods and service of another country। मेरे को 1.5 मार्क के लिए 2 मार्क के लिए याद ना, what is real exchange rate इतना लिख के मोकला, समझने के लिए तो पूरी दुनिया है। The real exchange rate describes how many of goods or service in one country can be traded for one of that goods or service in a foreign country। another country क्या, foreign country क्या, मैं तो ये सेंटेंस आगे से पढ़ू भी नहीं है, वापस वही बात, पहली समझने में कंफ्यूजन हो रहा। अब इन केस ऑफ सिंगल गुड और इन केस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर पर्टिकुलर एक गुड्स की बात करूं तो व्हाट इज रियल एक्सचेंज रेट, और अगर मैं बास्केट ऑफ गुड्स की बात करूं तो व्हाट इज रियल एक्सचेंज रेट। ये फॉर्मूला मत देखो, पहले रियल एक्सचेंज रेट विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल गुड देखो, नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू डोमेस्टिक प्राइस ऑफ दैट गुड, हमारे यहाँ पे क्या प्राइस है, डिवाइडेड बाय फॉरेन प्राइस ऑफ द गुड, डोमेस्टिक प्राइस अपॉन फॉरेन प्राइस, सिंपल हो गया। व्हाट इज दैट, रियल एक्सचेंज रेट, ठीक है। और गुड्स एंड सर्विसेज के लिए अगर बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है तो फिर डोमेस्टिक प्राइस की जगह पे हम क्या लेंगे, एक अकेले की प्राइस नहीं लेंगे, सब गुड्स की एवरेज प्राइस लेंगे कि भाई हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक गुड्स की क्या प्राइसेस है और वहां के यहाँ के फॉरेन प्राइसेस की क्या प्राइसेस है, उसके हिसाब से देखेंगे। देन रियल एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू डोमेस्टिक प्राइस, एवरेज डोमेस्टिक प्राइस नहीं, डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय फॉरेन प्राइस इंडेक्स। बहुत सिंपल हो गया मेरे लिए, यानी क्या हो गया, नॉमिनल एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाइड बाय डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स अपॉन फॉरेन प्राइस इंडेक्स। सर ऐसा हो सकता है कि एनईआर दिया रहेगा, डीपी इंडेक्स दिया रहेगा, फॉरेन प्राइस इंडेक्स दिया रहेगा और अपने को पूछेंगे आरईआर निकालो, हाँ ऐसा पूछेंगे, 2 मार्क घर पहुंच व्यवस्था होगी, और एक आधा बोलेगा सर मेरे को टाइम पे फॉर्मूला ही याद नहीं आया, ले आप। इन केस ऑफ सिंगल प्रोडक्ट गुड व्हाट इज आरईआर, एंड इन केस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस आरईआर। अब मजेदार ये चीज नहीं है, प्रॉब्लम आया था वो तो अपन कर ही लेंगे, लेकिन 3 मार्क की शॉर्ट नोट आई, व्हाट इज रियल एक्सचेंज रेट, एक्सप्लेन द रियल एक्सचेंज रेट विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनल एक्सचेंज रेट, आधा मार्क, व्हाट इज नॉमिनल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट मीन्स how much of one currency of one country can be traded for a unit of another country's currency, whereas real exchange rate is the rate which incorporates the changes in prices also, so it is a better measure than NER. What is real exchange rate? Is a rate at which a person can trade goods or service of one country for the goods and services of another country. Here, real exchange rate also takes into consideration the relative prices of the two goods in the two countries. Relative prices of the goods in two countries.
and real exchange rate with respect to a single good can be calculated as RER is equal to nominal exchange rate into domestic price upon फॉरेन प्राइस. अब इन्होंने इसको इंग्लिश में सेंटेंस में पूरा फॉर्मूला बोल के बताया. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट एंड द प्राइसेस रेशियो ऑफ प्राइसेस बिटवीन द टू कंट्रीज. नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ टू कंट्रीज, डोमेस्टिक प्राइस अपॉन फॉरेन प्राइस. और यहाँ पे नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू रेशियो ऑफ डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स, रेशियो ऑफ द प्राइस इंडेक्स ऑफ द टू कंट्रीज. ओके, ये RER ऐसा भी कर सकते हैं या इसको उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन ये सेकंड कंट्री के लिए फिर RER बन जाएगा. नेक्स्ट, अनदर एक्सचेंज रेट कंसेप्ट. और अब नया नाटक आ गया, रियल एक्सचेंज रेट. अभी तक के अपन ने क्या पकड़ा था, अपन यहाँ पे रियल एक्सचेंज नहीं है, ये रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है. रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट लेना चाहिए था. क्या है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट? Real effective exchange rate is the nominal effective exchange rate, a measure of the value of domestic currency against a weighted average of various foreign currencies divided by price deflator or index of the cost. नहीं समझा सर, क्या था जब अपन बात कर रहे थे मेरी कंट्री की करेंसी और वो कंट्री की करेंसी, जब एक कंट्री की करेंसी और दूसरे कंट्री के करेंसी के बीच में का जब एक्सचेंज रेट रहता तो उसको अपन रियल एक्सचेंज रेट बोलते. लेकिन मेरे कंट्री की करेंसी और बाकी सब फॉरेन के कंट्रीज की करेंसी का एवरेज, आर यू गेटिंग? मेरी करेंसी और बाकी सब कंट्रीज के करेंसी का एवरेज, उसके हिसाब से जब चलता. क्या लिखा है देखो, अब इंग्लिश में पढ़ो आपको समझ में आएगा. रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज द नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट. नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या रहता है, मेरी एक करेंसी से मैं दूसरे कंट्री की करेंसी कितनी खरीद सकता, दूसरी यानी अनदर कंट्री की. और यहाँ पे क्या लिखा है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट. इफेक्टिव एक्सचेंज रेट यानी अ मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अगेंस्ट करेंसी ऑफ अनदर कंट्री, नहीं, अगेंस्ट अ वेटेड एवरेज ऑफ वेरियस फॉरेन करेंसीज, वेटेड एवरेज ऑफ वेरियस फॉरेन कंट्रीज. यानी देखो मेरे पास में तीन चीजें आ गई अभी. एक था NER यानी लोकल करेंसी वर्सेस फॉरेन करेंसी ऑफ अनदर कंट्री. फिर आ गया RER, रियल एक्सचेंज रेट. इसमें मैंने क्या किया, NER मल्टीप्लाइड बाय डोमेस्टिक प्राइस अपॉन फॉरेन प्राइस. फिर इधर में क्या आया, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट. नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में किसका किसका कंपैरिजन किया गया, डोमेस्टिक और लोकल करेंसी विथ रिस्पेक्ट टू वेटेड एवरेज ऑफ फॉरेन करेंसीज ऑफ ऑल अदर फॉरेन कंट्रीज जिनके साथ में हम ट्रेड करते. तो एक नीर भी आ गया, एक नेर भी आ गया. नेर यानी नॉमिनल एक्सचेंज रेट, NER यानी नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, और फिर REER इज इक्वल टू आ गया नीर NEER डिवाइडेड बाय प्राइस डिफ्लेटर. ये प्राइस डिफ्लेटर दिया रहता, अपने को डिफ्लेशन पूछा था, डिफ्लेटिंग स्प्लाइसिंग था काय में, स्टैटिस्टिक्स के अंदर में. ये सब चीजें फाइनल में और भर के CA फाइनल में SFM करके टॉपिक है, इसमें और चल के आएगा. अभी आपको कैसा है कि शब्द आपके कान पे गिर जाना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत मालूम पड़ जाना चाहिए, इसलिए दिए हुआ है. क्या क्या समझ में आया अपने को, एक आया नीर नॉमिनल एक्सचेंज रेट, एक आया RER नॉमिनल एक्सचेंज रेट वर्स इनटू डोमेस्टिक प्राइस अपॉन फॉरेन प्राइस, एक है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट यानी लोकल करेंसी विथ रिस्पेक्ट टू वेटेड एवरेज ऑफ ऑल अदर फॉरेन करेंसीज, और एक आया REER यानी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, वहां पे नीर डिवाइडेड बाय प्राइस डिफ्लेटर. इतना सब आ गया. नॉमिनल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट divided by price deflector or index of cost. An increase in REER implies that export become more expensive and import become cheaper. Therefore, an increase in REER indicates a loss in trade competitiveness. जितना आपका रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बढ़ते जाएगा उतना आपका कॉम्पिटिटिवनेस क्या होगा कि आपकी करेंसी की वैल्यू उतनी कम होते जाएगी एंड इट विल अफेक्ट योर कॉम्पिटिटिवनेस इन द फॉरेन मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट.
अब क्या रहता फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यहां से नया टॉपिक चालू होगा ऐसा बोले तो चलता। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है ना, आपके दिमाग में पहले क्या आता, पहले सोचना चालू करो। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है ना सर, ऐसा मार्केट, हाँ पहली करेक्ट चीज, ऐसी जगह मत बोला करो, क्योंकि क्या होगा इकोनॉमिक्स में आने का तो ये समझ में आया कि मार्केट इज नॉट अ प्लेस वेयर बायर्स एंड ट्रेडर्स कम, बायर्स एंड सेलर्स कम, नहीं सर, ऑल दोज बायर्स एंड सेलर्स हु इन्फ्लुएंस द प्राइस इज अ मार्केट, बचपन में पढ़ा था। वैसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो होगा सर, ऑल दोज बायर्स एंड सेलर्स और बायर्स एंड सप्लायर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज क्रिएट्स द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये हो गया, ये अपनी गावरान बात, अपने दिमाग में जितना आया होता, अब उसको इंप्रोवाइज करते हैं। द वाइड रीचिंग कलेक्शन ऑफ मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस दैट हैंडल द एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसीज आर नोन एज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। वो सब मार्केट, वो सब इंस्टीट्यूशंस, वो सब बैंक्स जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करती, वो सब मिला के क्या बनता, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यानी बात वही होगी ना, ऑल दो सप्लायर्स एंड परचेसर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। In this market, the participant use one currency to purchase another currency. एक करेंसी को देके दूसरा करेंसियां खरीदते। The foreign exchange market operates worldwide and is far as the largest market in the world in terms of cash value traded. सब तीनों भी चीजें हमको समझ में आ गई सर, काम की नहीं है। क्या पूछेंगे इससे? नहीं, एक आधा बार ये पूछना, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? सो इट इज द कलेक्शन ऑफ all those market and institution which handle the exchange of foreign currencies for one currency to another is known as foreign exchange market. In this market, one currency is traded with another currency. Yeah, one currency is used to purchase the another currency. Being an over-the-counter market, it is not a physical place, rather it is an electronically linked network of big banks, dealers, foreign exchange brokers who bring buyers and sellers टुगेदर। ये एक बैंक है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक ब्रोक, जैसे अपना क्या रहता है शेयर्स का, स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे ये एक एक्सचेंज है जहां पे बायर्स एंड सेलर्स आके अपनी अपनी करेंसीज ट्रेड करते हैं। द पार्टिसिपेंट्स सच एज फर्म्स, हाउसहोल्ड एंड इन्वेस्टर्स हु डिमांड एंड सप्लाई करेंसीज रिप्रेजेंट देमसेल्व्स थ्रू बैंक्स एंड की फॉरेन एक्सचेंज डीलर। मैं डायरेक्ट जाके कोई अब्राहम से जाके डील नहीं करता कि तू मेरे को डॉलर्स दे या तू मेरे को दिनार दे, मैं तेरे को रुपये देता, ऐसा नहीं होता। जनरली वो और मैं एक बैंक के थ्रू या फॉरेन एक्सचेंज जो डीलर्स है उसके थ्रू हमारे पैसों की, सॉरी करेंसीज की लेन देन करते हैं। सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जनरली बैंक्स और फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स, ऑथराइज फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स के थ्रू पैसों का व्यवहार होता है, वेयर वन बायर परचेसेस द करेंसीज ऑफ अनदर कंट्री थ्रू द सेलर ऑफ दैट करेंसी, वगैरह वगैरह। मेजर पार्टिसिपेंट्स इन द एक्सचेंज मार्केट आर, तो एक्सचेंज मार्केट के अंदर में डील करने वाले कौन कौन लोग हैं? बहुत लोग रहते होंगे सर, बैंकर रहती होंगी, गवर्नमेंट रहता होगा, इंस्टीट्यूशंस रहते होंगे, इंडिविजुअल्स रहते होंगे, स्पेक्यूलेटर्स रहते होंगे, एफडीआईज फॉरेन इंस्टीट्यूशंस रहते होंगे। देखते क्या कहते हैं, द सेंट्रल बैंक, सबसे मेन तो सेंट्रल बैंक, हर कंट्री की सेंट्रल बैंक एक में की करेंसी खरीदती होंगी, क्यों? रिजर्व बनाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। देखो दिया होगा इसमें, पार्टिसिपेट इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट नॉट टू मेक प्रॉफिट बट एसेंशियली मेंटेन स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए दूसरे कंट्रीज की करेंसीज खरीद करती। तो हु आर द पार्टिसिपेंट्स इन एक्सचेंज मार्केट? एक सेंट्रल बैंक, दूसरा कमर्शियल बैंक्स। ये क्या करती सर? ये प्रॉफिट कमाती, जब सस्ता रहता करेंसी तो खरीदेना, जब महंगी रहती तब बेच डालते, ऐसा कुछ काम करते होंगे कमर्शियल बैंक। चलो पढ़ते इसको। पार्टिसिपेट इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आइदर ऑन देयर ओन अकाउंट और फॉर देयर क्लाइंट। हाँ, कमर्शियल बैंक क्या करती है? एक तो खुद भी खरीदती खुद के पर्पज के लिए, या कभी कभी क्लाइंट के लिए भी खरीदती। अपने पहले बोला था कि जो भी इंडिविजुअल रहते हैं वो अपने बैंकों के थ्रू फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं। व्हेन दे ट्रेड ऑन देयर ओन अकाउंट, बैंक्स में ऑपरेट आइदर एज अ स्पेकुलेटर और आर्बिट्रेटर्स और बोथ। और खुद के क्या के लिए करते? स्पेकुलेटर करके या आर्बिट्रेटर करके। एनीवेज, ब्रोकर्स क्यों पार्टिसिपेट करते हैं? ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट इन द मार्केट एज इंटरमीडिएरीज बिटवीन डिफरेंट डीलर्स और बैंक्स। कौन कौन है पार्टिसिपेंट्स? एक सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, ब्रोकर, और कौन दिख रहा है तुम्हारे को? चौथा और दिख रहा है अपने को येलो आर्बिट्रेटर्स। द फॉर प्रॉफिट। ये क्यों काम करते हैं? ये प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, और इनका काम बहुत सिंपल है। जो मार्केट में प्राइसेस कम है और जो मार्केट में प्राइसेस ज्यादा है, ये मार्केट से खरीदना, वो मार्केट में बेचना। अपन ने आर्बिट्रेज प्रोसेस देखी थी, कहां पर? कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर में।
कि जो शेयर कम दिख रहे हैं, जहां पे कम प्राइस के है, उसको बेचो, अपने पास में होंगे तो, और दूसरे के खरीदो। ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं आर्बिट्रेज प्रोसेस। वैसी आर्बिट्रेटर फॉर प्रॉफिट बाय डिस्कवरिंग द प्राइस डिफरेंस बिटवीन द पेयर्स ऑफ करेंसीज विद डिफरेंट डीलर्स और बैंक्स। ये बैंक में अगर सस्ता है, ये बैंक में महंगा है, यहां से खरीद वहां बेच, वगैरह वगैरह। स्पेकुलेटर्स का क्या काम रहता है? स्पेकुलेटर्स का काम रहता है सस्ते में खरीदो, महंगे में बेचो। Who are bulls or bears are deliberate risk takers who participate in the market to market gains। कौन कौन हो गए? बहुत सारे सर हो गए। एक सेंट्रल बैंक, एक हो गया सर आर्बिट्रेटर्स, तीसरा हो गया कमर्शियल बैंक, चौथे हो गए ब्रोकर्स, पांचवे हो गए स्पेक्यूलेटर्स। 5 हो गए सर हमारे पास में। नेक्स्ट, multinational corporations engage in international trade and investment, non-bank financial institution NBFCs such as asset management firms, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब। और इंडिविजुअल जो खरीदते हैं वो बहुत ही छोटा पार्ट है। इंडिविजुअल हु फॉर्म ओनली वेरी इनसिग्निफिकेंट फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो कौन कौन पार्टिसिपेंट्स है? बेसिकली सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक, ब्रोकर्स और स्पेक्यूलेटर्स, आर्बिट्रेटर्स एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। खत्म। नेक्स्ट, आर्बिट्रेज। व्हाट इज आर्बिट्रेज प्रोसेस? अभी मैंने बताया, वो आर्बिट्रेज प्रोसेस पे 2 मार्क का 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं बता दे रहा इसको अभी। आर्बिट्रेज रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग रिस्कलेस प्रॉफिट। सबसे बड़ी बात है मेकिंग रिस्कलेस प्रॉफिट। इसमें रिस्क है ही नहीं, जहां सस्ता है वहां से खरीद के महंगे में बेचो। बाय इंटेलिजेंटली एक्सप्लॉइटिंग प्राइस डिफरेंसेस ऑफ एन एसेट एट डिफरेंट डीलिंग लोकेशन। बस इंटेलिजेंटली ध्यान रख के देखो कि कौन से एसेट का भाव कहां कम है और कहां ज्यादा है। व्हेन प्राइस डिफरेंसेस ऑकर इन डिफरेंट मार्केट, पार्टिसिपेंट्स परचेस फॉरेन एक्सचेंज इन लो प्राइस मार्केट। पार्टिसिपेंट्स परचेस फॉरेन मार्केट, participant purchase foreign exchange in a low price market for resale in high price market and makes profit in this process. What is arbitrage? The participant purchase the asset in a asset or currency, foreign currency in a low price market and sells the same in the high price market. Due to operation of price mechanism, the price is driven up in the low price market. अब हर कोई जाके लो प्राइस मार्केट में खरीदते जाएगा और हाई प्राइस में बेचते जाएगा। तो जहाँ पे लो प्राइस है वहां पे डिमांड बढ़ जाएगी तो वहां की प्राइस बढ़ जाएगी, और जहाँ पे हाई प्राइस है वहां पे सप्लाई बढ़ेगा तो वहां पे धीरे धीरे प्राइस कम हो जाएगी। कब तक चलेंगी आर्बिट्रेज प्रोसेस? जब तक ये दोनों के भाव एक नहीं होते तब तक। Due to operation of price mechanism, the price is driven up in the low price market and pushed down in the high price market. This activity will continue until the prices in the two markets are equalized or until they differ only by the amount of transaction cost involved in the operation। या जितनी transaction cost है उतना ही difference रहेगा तब तक के। Hence, regardless of the physical location and given that the markets are highly integrated at any given moment, all market tend to have the same exchange rate for a given currency। और लोग ऐसा करते इसलिए बराबर अब सब मार्केट क्या हो गया? ग्लोबल हो गया। कोई भी मार्केट में जा जाके गुड्स खरीद सकता, करेंसीज खरीद सकता, और जहां सस्ती होंगी वहां से खरीद के महंगे वाले में बेचेगा। ऐसा करेंगे तो वैसा चीजें ज्यादा दिन तक के रहेंगी नहीं। तो अब ऐसा होगा कि हर जगह पे फॉरेन एक्सचेंज रेट इन द मार्केट, इन एवरी मार्केट है सेम रेट। स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड फ्यूचर मार्केट। वापस अब दो मार्केट क्वेश्चन जमा करते चलो। स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड फ्यूचर मार्केट। अब ये क्या रहता है स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड फ्यूचर मार्केट? In foreign exchange market, there are 2 types of transactions: current transactions and contract। Contract जो फ्यूचर के लिए रहते हैं वो contract, और अभी के अभी जो रहता है वो current transaction। Current transaction which are carried out in the spot market and the exchange involves immediate delivery। अभी आपने मेरे को पैसे दिए, मैंने अभी आपको डिलीवरी दिया, इसको बोलते हैं spot transaction। These are called spot market। So current transactions which are carried out in the spot market and which involves immediate delivery, or contracts to buy or sell currencies for future delivery which are carried out in forward or future market। कौन सा मार्केट बोलते हैं भैया उसको? फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट। एक रहता है स्पॉट मार्केट, एक रहता है फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है कि हम करेंसीज को खरीदते फ्यूचर डेट पे, कि भाई मेरे को तुमने क्या करना है कि अगस्त महीने में $1500 देना, $1500 देना। आज ही रेट फिक्स कर लिया अपने 79 रुपीज, मैं 79 दूंगा, आपने मेरे को डॉलर दे देना 1500, मैंने पर डॉलर 79 से। तब रेट अगर 82 रहे तो भी मैं 79 दूंगा, और तब अगर रेट 77 रहे तो भी मैं दूंगा, जो भी 79 दूंगा। तो वैसा जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल करेंसी, सिक्योरिटीज नहीं, बाय और सेल करेंसीज ऑन अ फ्यूचर डेट विच आर कैरिड आउट इन फॉरवर्ड मार्केट।
स्पॉट एक्सचेंज रेट। अब स्पॉट मार्केट के अंदर में जो एक्सचेंज रेट चलता है वो स्पॉट एक्सचेंज रेट हो गया, और फ्यूचर मार्केट में जो रहता है वो तो हम कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर रेट क्या रहेगा, हर एक का अलग अलग रहता है, 4 महीने के बाद का अलग, 2 महीने के बाद में अलग, सेंटिमेंट जो चलते हैं मार्केट के उसके हिसाब से डिसाइड होता है। एक्सचेंज रेट्स प्रिवेलिंग फॉर स्पॉट ट्रेडिंग फॉर विच सेटलमेंट बाय एंड लार्ज टेक्स प्लेस 2 days। अपन ऊपर जो वर्ड वापरा था ना, इमीडिएट डिलीवरी, इमीडिएट है ना, 2-3 दिन के अंदर में जिसकी डिलीवरी होती है, वहां पे जो रेट चलता, द एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग फॉर व्हाट इज स्पॉट रेट, द एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग फॉर स्पॉट ट्रेडिंग इन विच बाय एंड लार्ज ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस 1-2 days आर कॉल्ड स्पॉट एक्सचेंज रेट्स। व्हाट इज फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, ये बड़ा मैटर है। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट यानी क्या होगा, स्पॉट एक्सचेंज रेट यानी क्या होगा, स्पॉट एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट्स प्रिवेलिंग इन स्पॉट ट्रेडिंग इन विच द डिलीवरीज टेक्स प्लेस बाय एंड लार्ज इन 2 days इज कॉल्ड एज स्पॉट रेट, स्पॉट एक्सचेंज रेट। और फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्या रहता है, द एक्सचेंज रेट कोटेड इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस दैट स्पेसिफाई फ्यूचर डेट आर कॉल्ड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट्स। रेट कोटेड इन फॉरेन एक्सचेंज ऑन अ पर्टिकुलर फ्यूचर डेट, दैट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस दैट स्पेसिफाई अ फ्यूचर डेट, कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जो फ्यूचर डेट पे होने वाला है उसके लिए जो रेट डिसाइड किए जाते हैं, द रेट डिसाइडेड फॉर दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच आर गोइंग टू बी हैपेंड ऑन अ फ्यूचर डेट। एक्चुअली पूरी लैंग्वेज अगर यूज करूं, मैं मेरे लैंग्वेज में बोलूं, द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट और फ्यूचर एक्सचेंज रेट इज द रेट which is will be considered in those transactions which are carried out on some particular future date is called as forward or future exchange rate. A forward premium is said to occur। अब अगर बताओ आज रेट 77 है और मैं अगर 79 रुपीज देने को तैयार हूं 2 महीने के बाद के लिए, तो 2 रुपए मैं क्या दे रहा, प्रीमियम, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा कल चल के महंगा होगा। और अगर आज हमने डिसाइड किया कि 74 में फ्यूचर रेट पे डिसाइड करते हैं, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, डिस्काउंट, क्योंकि मेरे को लग रहा कल चल के कम होगा। तो अगर कल चल के ज्यादा देने वाला होगा तो इट इज कॉल्ड एज प्रीमियम। फॉरवर्ड प्रीमियम इज सेड टू ऑकर व्हेन द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट इज मोर देन स्पॉट रेट। स्पॉट रेट यानी आज के रेट से अगर फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट ज्यादा है, ये जो मैंने बताया ना यहाँ पे, फॉरवर्ड रेट इज ग्रेटर देन स्पॉट रेट, ये जो अपन ने यहाँ पे सिंबल यूज किए, ये मेरे सिंबल है, ये पेपर में मत लिखना, ये सिर्फ आपके लिए मैंने ऐसा इजी जाना चाहिए इसलिए लिख के दे दिया कि फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट इज ग्रेटर देन स्पॉट रेट तो फॉरवर्ड प्रीमियम, और फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट इज लेस देन स्पॉट रेट इज अ फॉरवर्ड डिस्काउंट। मेरे को इतना बड़ा डायलॉग लिखना जान पे आ रहा था तो मैंने यहीं की यहीं पे चिपका दिया, फॉरवर्ड डिस्काउंट व्हेन फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट इज लेस देन स्पॉट रेट, और फॉरवर्ड प्रीमियम व्हेन फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट इज ग्रेटर देन स्पॉट रेट। ठीक है, ये मेरे सिंपल है, आपने पेपर में नहीं यूज करना, पेपर में पूरा डायलॉग लिखने का। ठीक है ना, ऐसा उसको जूम कर देना, फॉरवर्ड FR लिखा, उसको जूम कर दिया कि क्या बताओ, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट इज ग्रेटर देन स्पॉट रेट। ओके, व्हीकल करेंसी, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, व्हीकल करेंसी क्या रहती होंगी, व्हीकल करेंसी जो सर एखादे गाड़ी वाड़ी पे जो चिपकाई जाती है, फालतू पान चटनी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा, पहले दिमाग के ऊपर का है। व्हीकल करेंसी यानी क्या रहती, अब हमको जब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने रहते हैं, मैं सपोज जापान के साथ में कर रहा हूं, तो येन के बारे में न करते, हम क्या करते, दोनों कंट्री किस हिसाब से डील करते कि भाई तुम्हारे येन के रेट क्या रहेंगे मेरे को मालूम नहीं है, आई डोंट ट्रेड और आई डोंट स्पेकुलेट विथ योर येन, आई कैन स्पेकुलेट विथ योर डॉलर, तो मैं डॉलर में आपको पेमेंट करूंगा, फिर डॉलर और येन का क्या रेट रहेगा और डॉलर और रुपीस का क्या रेट रहेगा, अगर मैं येन के साथ में डील करूं तो मेरे को डॉलर और येन इतना सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं सीधा सीधा बोला उनको कि मैं आपको डॉलर में पेमेंट करूंगा, आपको डॉलर चलता क्या, बोले हाँ। उसको अगर मैं बोलूंगा तो कोई इजिप्शियन डॉलर चलता है क्या, तो नहीं बोलेगा, अमेरिकन डॉलर के लिए वो तैयार है। तो जो डॉलर जो फॉरेन करेंसी रेगुलर यूज में आती, दो अलग अलग कंट्री जब तीसरे कंट्री के फॉरेन करेंसी के साथ में डील करते हैं, तो जो तीसरी कंट्री की करेंसी है, दैट इज कॉल्ड एज व्हीकल करेंसी। While a foreign exchange transaction can involve any two currencies, most transactions involve exchange of foreign currencies for the US dollars. Generally US dollar में ही transactions forward contract होते रहते हैं, even when it is not a national currency of either of the importer or the exporter. किसी की भी national currency नहीं है, but people generally enter into the future contracts or forward contract in terms of US dollar. On account of its critical role in forex market, the dollar is often called as vehicle currency.
यानी ये इतना कॉमन है बॉस डॉलर, यानी अदरवाइज मतलब बट दैट डॉलर इज सो अट्रैक्टिव, इवन हमने हमारे पेट का नाम भी डॉलर ही रखा था, अच्छा लगता बोलने के लिए, दैट इज डॉलर। एनीवेज, असो डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल एक्सचेंज रेट, मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा ऑफेंसिव नहीं लग रहा, मैंने मेरे कोई नेशनल चीज़ के लिए कमेंट नहीं कर रहा, मैं इंटरनेशनल चीज़ के लिए कमेंट कर रहा, और हम बोलते तो बोलते भाई डॉलर उसको, चलो ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट, अब नॉमिनल एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता, नॉमिनल एक्सचेंज रेट है एक करेंसी, मेरी डोमेस्टिक करेंसी का फॉरेन करेंसी के साथ में हमारा एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता वो देखना है। सर कैसे क्यों डिसाइड होता, जैसे मार्केट में प्राइस डिसाइड होती, अगर फ्लोटिंग एक्सचेंज रिजीम है, एक मिनट, फिक्स्ड एक्सचेंज रिजीम है, तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है? सर डिसाइड क्या करना पड़ता है, सेंट्रल बैंक बोल देती कि आज से अपना ये एक्सचेंज रेट रहेगा, वहां पे तो कौन अनाउंस करता, कौन डिक्री करता, काय की नॉमिनल एक्सचेंज रेट की, सेंट्रल बैंक, वो डिसाइड कर लेती कि आज से अपना ये रेट रहेगा और यही हम कैरी करेंगे। हाउ इट इज डिटरमाइंड, ये जब क्वेश्चन आया तो ये 100% क्या में आया, फ्लोटिंग एक्सचेंज रिजीम के अंदर में। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रिजीम के अंदर में हाउ अ नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड, वो अभी अपने को देखना है। Usually the supply of and demand for foreign exchange in the domestic foreign exchange market, supply of and demand for foreign exchange, फॉरेन एक्सचेंज का कितनी डिमांड है और फॉरेन एक्सचेंज का कितना सप्लाई है वो डिटरमाइन करती, क्या डिटरमाइन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री, डिटरमाइन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक कंट्री, दैट इज कंट्रीज एक्सचेंज रेट। हमारे कंट्री का एक्सचेंज रेट क्या पे डिपेंड करता, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ आर करेंसी ना, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी की कितनी डिमांड है, कैसे क्या डिमांड होती है फॉरेन करेंसी की? सर हम लोग बाहर से गुड्स इंपोर्ट करते हैं ना, तो गुड्स खरीदने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, फॉरेन करेंसी में पे करना पड़ता है। फिर फॉरेन करेंसी कैसे आएंगी, हम फॉरेन करेंसी खरीदते, हम फॉरेन करेंसी खरीदते तो फॉरेन करेंसी की क्या करते, डिमांड करते। गॉट इट? यस। और फॉरेन करेंसी का सप्लाई कैसे बढ़ता है, फॉरेन करेंसी का सप्लाई ऐसा था कि जब हम लोग एक्सपोर्ट करते तो वो लोग हमको इंडियन करेंसी में पे करते, अब इंडियन करेंसी में पे करने के लिए उनको उनकी करेंसी यहाँ पे पे करेंगे, सप्लाई करेंगे और अपनी करेंसी खरीदेंगे। अगर उनके करेंसी का सप्लाई बढ़ा और उनके करेंसी की डिमांड बढ़ी तो उनके करेंसी की डिमांड और उनके करेंसी की सप्लाई जहां पर मैच होंगी वहां पर आ जाएगा आपका नॉमिनल एक्सचेंज रेट। वही डिमांड एंड सप्लाई वाला मैटर। On the demand side, usually the supply of and demand for foreign exchange, ध्यान में रखना, so as to determine the value of our domestic currency, the supply and demand of foreign currency will be considered. The demand for foreign exchange in the domestic foreign exchange market determine the external value of the domestic country, that is country's exchange rate. Anyways, on the demand side, people desire foreign currency too. क्यों मांगते डिमांड, क्यों करते फॉरेन करेंसी की डिमांड, इन वजह से, और क्यों सप्लाई बढ़ता है, इन वजह से। बस ये चीजें देखिए कि फटाफट हो जाएगा। परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंट्री, हम दूसरे कंट्री से जब गुड्स खरीदते तो उसकी डिमांड बढ़ती, किसकी, गुड्स की नहीं, फॉरेन करेंसी की, क्योंकि वो खरीदने के लिए हमारे को फॉरेन करेंसी में पे करना पड़ता है। ऑलरेडी टोल्ड फॉर यूनिलैटरल ट्रांसफर सच एज गिफ्ट, हम जब बाहर वालों को गिफ्ट देते, क्यों देते सर आप, हाँ देने का काम पड़ा उनको, तो उनको गिफ्ट कैश में देके क्या फायदा है, उनको तो डॉलर में लगेगा, तो उनके डॉलर में को पहले खरीदना पड़ेगा। डिमांड, अवार्ड, ग्रांट, डोनेशन, एंडोमेंट्स टू मेक इन्वेस्टमेंट इनकम पेमेंट, लोगों ने हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखे हुआ है, अब उनको इंटरेस्ट पे करना है, उन्होंने हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा है, अब उनको इंटरेस्ट पे करना है, इनकम पेमेंट करना है, वो काय में करेंगे अपन, डॉलर में, करो डिमांड। टू परचेस फाइनेंशियल एसेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स अब्रॉड, मैं बाहर के अगर एसेट खरीदता हूँ, फाइनेंशियल एसेट खरीदता हूँ, अगर मेरे को कोई अमेरिकन कंपनी के शेयर्स खरीदना है, मेरे को कोई यूके कंपनी के शेयर्स खरीदना है, तो कैसे खरीदूंगा उनके शेयर्स, उनके करेंसी के अंदर में, उनकी करेंसी की मेरे को डिमांड करनी पड़ेगी। टू अक्वायर डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ रियल कैपिटल फॉर स्पेकुलेशन एंड हेजिंग एक्टिविटीज, और स्पेकुलेशन के लिए मैं जानबूझ के उनकी करेंसी खरीद के रखता, अभी खरीद के रखूंगा और बाद में बेचूंगा वगैरह वगैरह। ये सब हो गई डिमांड साइड। अब आ गया सप्लाई साइड, ऑपरेट फॉर सिमिलर रीजंस, यूनिलैटरल ट्रांसफर ऑफ होम कंट्री, वहां से लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे गिफ्ट, जैसे शिवाजी द बॉस में उधर से इधर से यहाँ पे गिफ्ट आ रहे थे, तो उन्होंने गिफ्ट क्या में दिए थे, फॉरेन करेंसीज में, तो फॉरेन करेंसी का सप्लाई बढ़ गया। परचेसेस ऑफ होम एक्सपोर्ट, हमने एक्सपोर्ट किया, उन्होंने हमसे खरीदा,
है ना, एक्सपोर्ट बढ़ा सिंपली, जैसे वहां पे इंपोर्ट था यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट इनकम रिसिप्ट, हमने वहां इन्वेस्ट किया था, वहां से हमारे को इंटरेस्ट मिल रहा, वो इंटरेस्ट क्या में देंगे, वैसे तो उनके पास में फॉरेन करेंसी है, तो फॉरेन करेंसी बेच के इंडियन करेंसी खरीद के हमारे को इंटरेस्ट पे करेंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वहां के लोग हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे कंपनीज के अंदर में खरीद रहे, तो उनको वहां से करेंसी सप्लाई करनी पड़ेगी। प्लेसमेंट ऑफ बैंक डिपॉजिट एंड स्पेक्यूलेशन, और स्पेक्यूलेशन के लिए ये सब तरीके हो गए फॉरेन करेंसी की डिमांड एंड फॉरेन करेंसी का सप्लाई। अब फॉरेन करेंसी की डिमांड कर सपोज ये है, और फॉरेन करेंसी का सप्लाई कर सपोज ये है, ये काय के हिसाब से बढ़ता है, जैसे जैसे एक्सचेंज रेट बढ़ते जा रहा वैसे वैसे सप्लाई और ये सब चीजें दिए हुई अपने को। अपन ने क्या किया, वाई एक्सिस पे सब एक्सचेंज रेट रखा और एक्स एक्सिस पे अपन ने क्वांटिटी रखी। देन व्हाट हैपेंस, वी शैल नाउ टू look into how the foreign exchange markets work. Similar to any standard market, the exchange rate also faces downward sloping demand curve and upward sloping supply curve. Taking exchange rate on y axis and quantity on x axis, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं, अपनी को सिर्फ थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा, ज्यादा आपको कंसेप्चुअल कोई आके इंटरव्यू नहीं ले रहा आपका, बस सिंपल चीजें। हाउ द what is determined, nominal exchange rate is determined or value of domestic currency is determined in foreign currency. In that case what we will do, we will find out the demand curve of a foreign currency and supply curve of a foreign currency, ठीक है। then demand curve as usual is a downward sloping curve when we take exchange rate on y axis and quantity on x-axis, and supply curve is positively sloped. Here the equilibrium rate of exchange is determined by interaction of supply and demand for a particular foreign currency. वो foreign currency का demand and supply जहाँ पे intersect होता है वो खत्म। In the above figure the demand curve D dollar and supply curve S dollar of a dollar intersect to determine equilibrium exchange rate RE। RE कौन सा है, ये वाला point है RE, with QE as the equilibrium quantity। RE and QE, ये RE यहाँ पे दिए हुआ है ऐसा इन्होंने, RE and QE determines the equilibrium quantity of dollar exchanged, या इस पॉइंट का नाम दे दो N, और ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, खलास। चेंजेस इन एक्सचेंज रेट, अब एक्सचेंज रेट में चेंजेस क्यों होता होगा, जब आपने ये वाला एक्सचेंज रेट डिसाइड कर लिया, कौन सा वाला, ये वाला, तो एक्सचेंज रेट में चेंज क्यों होता होगा, एक्सचेंज रेट ऊपर जा सकता क्या, हाँ सर, अगर डिमांड कर बढ़ गई तो एक्सचेंज रेट ऊपर हो जाएगा, और सप्लाई कर अगर बढ़ गई तो एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा। अब डिमांड क्यों बढ़ेंगी, सर वही इंपोर्ट बढ़ गया, डिमांड बढ़ गई, परचेज गुड्स वगैरह वगैरह वगैरह। चेंजेस इन एक्सचेंज रेट पोर्ट्रेट डिप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन ऑफ कंट्रीज ऑफ वन करेंसी। अब समझो, फॉरेन करेंसी की अगर रेट बढ़ गया, देखो यहां पे ये जो डिटरमाइन किया ना अपन ने, भले ही अपन बात करें कि इंडियन करेंसी की या लोकल करेंसी का एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कर रहा है, लेकिन यहां पे जो एक्सचेंज रेट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 1 रुपए में हम कितने डॉलर खरीद रहे हैं, या 1 डॉलर खरीदने के लिए हमारे को कितने रुपए लग रहे हैं, ये बात चल रही ना अपनी। हाँ, अब क्या होता है, जैसे जैसे सामने वाले करेंसी की वैल्यू बढ़ते जाती वैसे वैसे अपनी करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट होते जाती। चेंजेस इन एक्सचेंज रेट, ध्यान दो भी, चेंजेस इन एक्सचेंज रेट पोर्ट्रेट डिप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन ऑफ वन कंट्री। करेंसी एप्रिसिएट्स, अपनी करेंसी एप्रिसिएट when its value increases with respect to value of another currency or basket of other currencies. The home currency thus becomes relatively more valuable. हमारी कंट्री कब एप्रिशिएट होती, जब हमारे कंट्री की करेंसी की वैल्यू बढ़ती। On the contrary, currency depreciate when its value falls with respect to the value of another currency or basket of another currencies. The home currency thus becomes relatively less valuable. देखो एक नॉमिनल रेट बोलता मैं, $1, अच्छे से ध्यान दो, इतना ही काम की चीज है, इज इक्वल टू 70 रुपए। अब अगर सपोज चेंज ऐसा हो गया कि $1 इज इक्वल टू 75 रुपए, तो मेरे को बताओ अपनी करेंसी एप्रिशिएट हुई कि डिप्रिशिएट हुई, अपनी इंडियन करेंसी यहां पे डिप्रिशिएट हुई। क्यों, क्योंकि अब $1 के लिए अपने को 75 रुपए देने पड़ रहे इंस्टेड ऑफ 70 रुपए। हियर इट इज कॉल्ड एज डिप्रिसिएशन ऑफ ओन करेंसी एंड एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। वही अगर $1 इज इक्वल टू 70 रुपए है, अब अगर चेंज होकर $1 इज इक्वल टू 65 रुपीज हो गया, इसको बोलते इंडियन करेंसी एप्रिशिएट हुई। देख लो,
इसमें समझाने लायक कुछ नहीं बेटा, इतना आपको समझता तो मैं इसको फटाफट भगा देता. नाउ सपोज द रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट इन द मंथ ऑफ जनवरी इज $1 is equal to ₹65 and we find that in the month of April $1 is equal to ₹70. In April you will have to exchange a greater amount of Indian rupees to get the same $1. As such, the value of Indian rupee has gone down or Indian rupee has depreciated in its value. इसका मतलब ये कि Indian rupee is depreciated और simultaneously vice versa. अगर Indian rupee depreciate हुई तो simultaneously if you look at the value of dollar in terms of rupees you find that value of the US dollar has increased. ठीक है ना. Appreciation of US dollar. Depreciation of domestic currency कब होती depreciation? जब foreign currency की value appreciate होती और अपनी करेंसी की वैल्यू ऑटोमेटिकली डिप्रिशिएट होती. बस उसके बारे में पूरा पूछे हुआ है. एक्सप्लेन हाउ इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिप्रिशिएट्स. डिप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बड़ा इंटरेस्टिंग है. अंडर अ फ्लोटिंग रेट सिस्टम डेफिनेटली इफ फॉर एनी रीजन द डिमांड कर्व फॉर अ फॉरेन करेंसी शिफ्ट टू द राइट रिप्रेजेंटिंग इंक्रीज डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई कर रिमेन्स अनचेंज. और सप्लाई कर ज्यों के त्यों है. देखो कितना इजी है. अब ऐसा लग रहा है कि ये 4 मार्क का क्वेश्चन आ जावे, कोई दम ही नहीं ना. depreciation of domestic currency, how it is determined? When in a foreign exchange market the demand for the foreign currency increases due to any reason and the supply of the foreign currency remains constant, then the exchange value of the foreign currency rises and domestic currency depreciates in value. अब बस एक रिक्वेस्ट है यार, ये सीधा पेपर में जाके मत लिखना, एक बार लिख के देखना. छोटी छोटी गलतियां हो सकती, मालूम है आपके पास में टाइम कम रहता है इकोनॉमिक्स को देने के लिए या लिख के देखने के लिए, लेकिन कुछ कुछ चीजें लिख के देखना पड़ेगा. ठीक है ना. देन द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस एंड डोमेस्टिक करेंसी डिप्रिशिएट्स इन वैल्यू. दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर. पहले जो एक्सचेंज वैल्यू थी, अब फॉरेन एक्सचेंज की जो फॉरेन करेंसी की वैल्यू है वो बढ़ गई ऑटोमेटिकली. इंडियन करेंसी, द मार्केट रिचेस इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई विथ इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट आर ई. देन एन इंक्रीज इन डोमेस्टिक डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी विथ सप्लाई ऑफ डॉलर्स रिमेनिंग कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व D1S, D1 dollar. The exchange rate rises to RE1. It means that more units of domestic currency, here Indian rupees are required to buy a unit of foreign exchange dollar and that domestic currency has depreciated. यानी $1 खरीदने के लिए अपने को ज्यादा इंडियन करेंसी लग रही. इसका मतलब है कि फॉरेन करेंसी एप्रिशिएटेड एंड इंडियन करेंसी depreciated. Appreciation of domestic country, similar matter है appreciation of domestic currency. इसमें क्या होगा, सप्लाई फॉरेन करेंसी बढ़ा होगा, राइट में गया होगा. लो फटाफट आप ही इसको पढ़ लो, फिर मैं इसको फास्ट में भगा देता. देखो फास्ट में अंडर अ फ्लोटिंग रेट सिस्टम फॉर एनी रीजन द सप्लाई कर फॉर फॉरेन करेंसी शिफ्ट टू राइट रिप्रेजेंटिंग इंक्रीज सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी एंड डिमांड कर रिमेन्स दस अनचेंज एंड द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल्स एंड द डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट इन वैल्यू. द एक्सचेंज value of foreign currency falls. ये लिखना, the exchange value of foreign currency falls and hence the value of domestic currency appreciates. This is illustrated. An increase in supply of foreign exchange shift the supply curve to the right to $S1 and as a consequence the exchange rate declines to RE1. It means that lesser units of domestic currency are required to buy a unit of foreign exchange. कम करेंसी लगेंगी अपने को डॉलर खरीदने के लिए and that the domestic currency has appreciated. ये हो गया वैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन. अब जहां पर ये रहता, क्या रहता, जहां पे फ्लोटिंग रेट सिस्टम रहता वहां पे इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट या एप्रिशिएट होती, और जहां फिक्स रेट रहता वहां पे डिवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन होता. ये पूछ रहे हमको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिवैल्यूएशन वर्सेस डेप्रिसिएशन. तो डिवैल्यूएशन क्या रहता, डेलिबरेट डाउनवर्ड मूवमेंट रहता. हम खुद होके हमारी करेंसी को गिरा देते, फायदे में रहते. जब देखो आप सोचो, $1 के लिए पहले मेरे को 70 रुपए देने पड़ रहे थे. यानी सपोज कोई चीज $10 की होंगी फॉरेन मार्केट में और हमारे लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, तो पहले 700 रुपए में इंपोर्ट करना पड़ रहा था. अब कितने में इंपोर्ट करना पड़ रहा. अब देखो $1 हो गया, समझ लो डी वैल्यू हो गया, यानी 75 रुपए का हो गया. अब $1 यानी अपनी कंट्री, अपनी करेंसी गिर गई, डिवैल्यू हो गई, डिप्रिशिएट हो गई, वॉट एवर इट इज. अब हमारे को वही चीज खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ रहे, 750 रुपए. अब सोचो मार्केट में सपोज एक पर्टिकुलर मशीन है जो इंडियन मार्केट में 730 रुपए की थी. कितने की थी, 730 रुपीज की थी. और फॉरेन से पहले
बिफोर डिवैल्यूएशन 700 रुपए में आती थी, क्योंकि 700 रुपए देके मैं क्या करता था, $10 खरीद लेता था और $10 700 रुपए में आ जाती थी। तो हमारे यहाँ का जो पर्सन है रेसिडेंट इंडियन है, वो फॉरेन से खरीदना प्रीफर करता था कि इंडियन मार्केट से, फॉरेन से। जैसी कंट्री ने बोल दिया कि अपने कंट्री की करेंसी गिर गई, अब क्या हो गया, इंडियन मार्केट में 730 रुपए है और वही चीज अपने को फॉरेन से खरीदना है। फॉरेन वालों ने तो अपने कोई रेट चेंज नहीं किए, वो $10 सब कुछ है। अब हमको कितने पे करने पड़ रहे हैं, 750 रुपए। अब जो अपने यहाँ का आदमी है वो कहाँ से खरीदेगा, यहाँ से। यानी हो गया ना, इंडियन मार्केट की डिमांड बढ़ गई गुड्स की, यहाँ की इंडस्ट्रीज डेवलप होना चालू हो जाएंगी, यहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएंगी, वहाँ का एक इंपोर्ट कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई डिमांड कम हो जाएंगी, कोई चीज अपने को मजा आना चालू हो गई। यानी इसको तो येड़ा बन के पेड़ा खाने का। जितनी अपन डिप्रिशिएट करेंगे, डिवेल करेंगे, अच्छा रहेगा। अब दूसरा चीज देखो, एक्सपोर्ट का कितना मजा आ गया। मेरा एक बंदा है जो इंडियन मार्केट में बेचता था 730 रुपए में, और अगर वही चीज अगर उसको बाहर बेचना है तो वहां के लोग $10 में खरीदने को तैयार है, क्योंकि वहां पे वो चीज $10 में मिल जाती होंगी। तो अगर मेरे को वहां बेचना है तो $10 में बेचना है। वो $10 देता था, मेरे को 700 रुपए आते थे। तो 700 रुपए बाहर से आते थे और इंडियन मार्केट में 730 आते थे। तो मैं कहां बेचता था गुड्स को, मैं सप्लायर हूं तो मैं इंडियन मार्केट में बेच रहा था। अब क्या हो गया, जैसी डॉलर के रेट, अपने इंडियन करेंसी के रेट गिर गए, अब क्या हो गया, $10 में अगर वहां बेचूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा तो 750 रुपए आएंगे, और अगर इंडिया में बेचूंगा तो 730 रुपए आएंगे। तो मैंने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया, तो कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ गया। अब मजा आ गई, ऑटोमेटिकली हमारी बाहर में हमारी कीमत बढ़ गई, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया, एक्सपोर्ट बढ़ गया तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया। अब इसमें घाटा एक ही चीज का हुआ। अब जब मैंने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया तो जो मैं कंज्यूमर को 730 में बेच रहा था, मैंने यहां पे 750 या 740 का कर दिया। तो इंडियन के जो कंज्यूमर्स है, यहां पे इन्फ्लेशन सेट हो गया। बाकी सब अच्छा है डिवैल्यूएशन के अंदर में, सिर्फ एक चीज की खराबी क्या है, यहां के जो रेट है वो बढ़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो, डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेंगी, ये लोग यही सी खरीदेंगे, बाहर जाने से अच्छा है। यानी इंडियन रेसिडेंट है वो भी इंडिया में ही खरीदेंगे, और क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगा, डिमांड बढ़ेंगी, और सप्लाई, डोमेस्टिक सप्लाई कम होगा। क्यों? क्योंकि सब जन कहां बेचेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो अपनी इंडस्ट्रीज अपने इंडिया में कम सप्लाई करेंगी। तो सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, इन्फ्लेशन विल सेट आउट। तो डिवैल्यूएशन सब अच्छा है, सिर्फ एक जगह पे प्रॉब्लमेटिक है, इंडिया के अंदर में इन्फ्लेशन सेट होता है एक। और दूसरी चीज, ये जो चीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, सपोज बहुत सारा टॉपिक अभी कवर कर ले रहा मैं, जो चीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, वो उसका अगर सप्लाई या डिमांड इनइलास्टिक होंगी, जो चीज 700 की मिल रही थी अब 750 की होगी, तो अपने को क्या लगता है कि सपोज एक इंडियन राजू है, वो कोई चीज बाहर देश से मंगा रहा, तो उसको 700 रुपए में पड़ रही थी तो वो 10 यूनिट मंगाता था। जैसी 750 हो गई, उसने 4 यूनिट मंगाना चालू कर दिया। एज रेट इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स। लेकिन अगर उसकी डिमांड अगर इनइलास्टिक होंगी, तो जैसी 700 से 750 भी हो गया, तो भी ये बेशरम 10 के 10 यूनिट मंगा रहा। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड इनइलास्टिक है। अब क्या हो गया, पहले हम 700 इंडियन करेंसी बाहर जा रही थी, अब 750 जा रही, ये तो बेशरम है, क्योंकि डिमांड इज इनइलास्टिक। जो प्रोडक्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी डिमांड अगर इलास्टिक होंगी तो डिवैल्यूएशन पूरा था, और अगर उसकी डिमांड इनइलास्टिक होंगी तो अपना जो डिवैल्यूएशन है वो आंक पे आता। सो डिवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन इज डेफिनेटली गुड फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, सब्जेक्ट टू 2 थिंग्स। एक, अगर हमारा जो इंपोर्ट है वो अगर इनइलास्टिक होगा, उसकी डिमांड इनइलास्टिक होंगी, तो डिवैल्यूएशन है वो एडवर्स इफेक्ट। और दूसरा और एक एडवर्स इफेक्ट है कि हमारे कंट्री के अंदर में इन्फ्लेशन सेट होता। बाकी सब ठीक है। अब अपने बेसिक चीजें बता दी, अब फटाफट समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डिवैल्यूएशन इज अ डेलिबरेट डाउनवर्ड एडजस्टमेंट। व्हाट इज डिवैल्यूएशन? अपन पहले व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन वो अपन अगले लेक्चर में देख लेंगे। अभी पहले ये देख लेते कि व्हाट इज डिवैल्यूएशन एंड डिप्रिसिएशन। डिवैल्यूएशन इज अ डेलिबरेट डाउनवर्ड एडजस्टमेंट इन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज currency relative to another currency, group of currencies or standard. It is a deliberate downward adjustment. It is a monetary tool used by the countries that have fixed exchange rate. कौन यूज करता है ये? जिनका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है और नियरली फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम, और जिनका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम है वो यूज करते क्या? डिवैल्यूएशन। एंड इन्वॉल्व्स डिस्क्रीट ऑफिशियल रिडक्शन अदरवाइज फिक्स्ड पार वैल्यू ऑफ अ करेंसी।
खुद की रिडक्शन करते हैं अपने करेंसी का, क्योंकि करेंसी का ऊपर वैल्यू करना है या डी वैल्यू करना है किसके हाथ में, सेंट्रल बैंक के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में, ऑफिशियल. रिवैल्यूएशन इज द अपोजिट ऑफ डिवैल्यूएशन एंड द टर्म रेफर्स टू डिस्क्रीट रेजिंग ऑफ द अदरवाइज फिक्स्ड पार वैल्यू ऑफ नेशंस करेंसी. In devaluation and revaluation, the monetary authority formally sets a fixed rate with respect to a foreign reference currency. In contrast, depreciation or appreciation is a decrease or increase in the currency's value due to market forces under floating exchange rate and not due to government or central bank policy actions. ये floating exchange rate में depreciation होता और devaluation revaluation ये monetary authority करती. डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन मॉनेटरी अथॉरिटी फॉर्मली सेट्स है और डिप्रिसिएशन एप्रिसिएशन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजिम के अंदर में गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक नहीं करती, मार्केट फोर्सेस करती. कौन डिटरमाइन करती, सॉरी मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करती. और वहाँ पे ऑफिशियल डिपार्टमेंट करते हैं. वहाँ पे कौन सा वर्ड है, वहाँ पे फिक्स रेट रिजिम. एक है डिवैल्यूएशन, एक है मॉनेटरी अथॉरिटी और एक है फिक्स रेट रिजिम. और इधर में क्या क्या है, इधर में एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन, मार्केट फोर्सेस और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजिम. ये हो गया डिवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन या रिवैल्यूएशन या एप्रिसिएशन का डिस्टिंक्शन. अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया. टॉपिक का नाम क्या था, एक्सचेंज रेट एंड इट्स इफेक्ट्स, इकोनॉमिक इफेक्ट्स. अब चालू होंगे इकोनॉमिक इफेक्ट्स. ये अपन अगले लेक्चर में लेते हैं. हार्डली इट माइट बी अ 15 मिनट्स 20 मिनट्स लेक्चर. हरदम हम जैसा बोलते हैं कि आखिरी लेक्चर 20-25 मिनट करेंगे, वैसे ही रहेगा ये भी लेक्चर. ठीक है, ऑल दी बेस्ट, थैंक